गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स विद पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और साथ ही यहाँ पर आपको लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल भी मिलेगी। तो आप अगर पीडीएफ फाइल चाहते हैं और सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में जारी ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 देश का स्थान कौन सा रहा है? तो हमारे देश का स्थान इसमें कौन सा रहा है? 58 रहा है। क्या है इसमें ऑर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स में? यह जो इंडेक्स है ये दिखाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। पावरफुल किस सेंस में? पावरफुल का मतलब यहाँ पर है कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी देश का पासपोर्ट है तो वो व्यक्ति कितने देशों में बिना वीजा के एंट्री ले सकता है। तो इस लिस्ट में हमारा स्थान कौन सा रहा? 58। मतलब जिस व्यक्ति के पास इंडियन पासपोर्ट है वो बिना वीजा के 52 देशों में, कितने? 52 देशों में एंट्री ले सकता है। ओके, रैंक याद क्या रखेंगे आपको? 58 रैंक रही भारत की। टोटल कंट्रीज कितनी थी? 75। ठीक है, 75 में भारत की रैंक 58 रही। और यहाँ पर पहले स्थान पर कौन रहा इस रैंकिंग में? तो पहले स्थान पर रहा है न्यूजीलैंड। कौन रहा है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के पासपोर्ट अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो व्यक्ति 129 देशों में बिना वीजा के एंट्री ले सकता है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पर टोटल कंट्रीज में आपको बता चुकी हूँ 75 भी है। तो 75वें स्थान पर कौन कौन रहा है? ये रहा है अफगानिस्तान और ईरान। ठीक है, दोनों को एक साथ पोजीशन मिली है 75। और इन दोनों देशों के पासपोर्ट जिन व्यक्ति के पास है वो 31 देशों में बिना वीजा के क्या ले सकते हैं? एंट्री ले सकते हैं। ओके, और 109 क्या है भाई? हाल ही में जो फीफा की लास्ट रैंकिंग जारी की गई है, जो नई रैंकिंग, उसमें भारत का स्थान कितना है? फीफा रैंकिंग 2020 जो सितंबर में जारी की गई 109वां स्थान है। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, मैंने इससे पहले आपको बताया भी था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, तो उसे भी हम देख लेते हैं। ये जनवरी 2020 में ही आया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। देखिए, इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या मेजर किया गया कि किस देश का पासवर्ड कितना सिक्योर है, मतलब उसकी नकल नहीं की जा सकती है। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता। तो जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या रहा? शीर्ष पर रहा है। ठीक है, और हमारा प्यारा देश भारत 84 रैंक पर रहा था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसमें सिंगापुर, जापान पहले स्थान पर, सिंगापुर दूसरा, साउथ कोरिया तीसरा, जर्मनी भी तीसरा स्थान मिला, इटली चौथा, फिनलैंड चौथा, स्पेन, लग्जमबर्ग और डेनमार्क। तो ये 2020 में। तो दोनों पासपोर्ट इंडेक्स अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग ही याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। ओके, कैपिटल क्या है इसकी? वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और यहाँ की पीएम कौन है? तो जैकिंडा एर्डन। जैकिंडा एर्डन। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप न्यूजीलैंड से याद रखिएगा। हाल ही में किसे नवंबर 2020 में नेपाल सरकार द्वारा जर्नल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानद रैंक देकर सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा MM नरवणे। हमारे आर्मी चीफ हैं MM नरवणे। और आप लोगों को अभी पता होगा, न्यूज में चल रहा है कि MM नरवणे नवंबर के फर्स्ट वीक में जापान का दौरा करेंगे। ठीक है, और नेपाल का दौरा करेंगे। और इससे पहले नेपाल में क्या परिवर्तन हुए जो चर्चा का और न्यूज का विषय बन रहे हैं? तो वो परिवर्तन ये हुआ है कि जो नेपाल के रक्षा मंत्री थे उनकी मुलाकात होनी थी नरवणे से। ठीक है, लेकिन जो नेपाल के मुख्यमंत्री हैं कौन? KP शर्मा ओली, उन्होंने रक्षा मंत्री का पद हटाकर और रक्षा मंत्रालय किसके पास रख लिया? स्वयं के पास रख लिया है। ये नरवणे की मीटिंग के जस्ट पहले हुआ है, इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो रही है। तो किसको मिलेगा? MM नरवणे को। कौन सम्मानित करेगा इन्हें? तो इन्हें सम्मानित करेंगी नेपाल की जो राष्ट्रपति है कौन? विद्या देवी भंडारी, वो इन्हें सम्मानित करेंगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। देख लेते हैं अदर ऑप्शंस को।
SS देशवाल ये क्या बने हैं, NSG के डायरेक्टर जनरल बने हैं और इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है, ठीक है, किसका, NSG का। और वैसे किसके हैं ये डायरेक्टर जनरल, ITBP के हैं, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। RK भदौरिया ये वर्तमान में हमारे वायुसेना प्रमुख हैं और BS धनोवा ये हमारे पूर्व वायुसेना प्रमुख रह चुके हैं और इन्हें हीरो मोटर कॉर्प ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में चुना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इस क्वेश्चन से इतने पॉइंट याद रखेंगे। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना प्रारंभ की है, तो राइट आंसर होगा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा ये जो योजना प्रारंभ की गई है। इसमें क्या करना है, राज्य के सभी क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता को मतलब जल की जो गुणवत्ता है उसे अच्छा करना और सभी क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करना, ठीक है, जल गुणवत्ता में परिवर्तन लाने के लिए प्रारंभ किया गया है। कल ही हमने देखा था एक और क्वेश्चन किससे, हरियाणा सरकार से। क्या प्रारंभ किए हरियाणा सरकार ने, मोबाइल वैन प्रारंभ किए जो क्या करेगी, जल की मॉनिटरिंग करेगी, ओके, वाटर मॉनिटरिंग करेगी और मतलब किस क्षेत्र में जल की गुणवत्ता कैसी है इसकी जांच की जाएगी। तो ओडिशा सरकार ने कब, मार्च 2022 तक क्या लक्ष्य रखा गया है, मार्च 2022 तक ओडिशा ने लक्ष्य रखा है कि सभी राज्य के सभी क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाना, ठीक है, मतलब नल के माध्यम से जल पहुंचाना। और इससे आपको एक और पॉइंट याद आ रहा होगा, हर घर जल, ये जो लक्ष्य था किस राज्य ने प्रारंभ कर लिया, देश के सबसे छोटे राज्य गोवा ने। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखेंगे। हम बात कर लेते हैं ओडिशा की। ये रहा मैप में ओडिशा और ये यहाँ पर आपको जो छोटी सी झील दिख रही है कौन सी है, चिल्का झील है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। राजधानी है भुवनेश्वर और राज्यपाल है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और इन्हें पेटा ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। कोणार्क के सूर्य मंदिर या ब्लैक पैगोडा ये मिलेंगे आपको ओडिशा में और 10 रुपए के नोट पर आपको इसी मंदिर का चित्र दिखेगा। सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर, ओडिशा में। बारामती स्टेडियम ये भी ओडिशा में मिलेगा आपको। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कटक ओडिशा में मिलेगा। कलिंगा स्टेडियम ये भी आपको ओडिशा में मिलेगा और झारसुगुड़ा हवाई अड्डा जिसका नाम बदलकर वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा कर दिया ये ओडिशा में मिलेगा। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है ओडिशा के, तो ये मोहम्मद रफीक हैं। अमृत योजना रैंकिंग जो नीति आयोग द्वारा जारी की गई थी उसमें टॉप पर कौन सा राज्य रहा, ओडिशा रहा। यूनेस्को ने सुनामी तैयारी लागू करने में ओडिशा के 2 जिलों को टॉप पर रखा है, कौन कौन से हैं, वेंकट रायपुर गांव और नूलिया शाही गांव। ट्रांसजेंडरों को पेंशन देने के लिए मधु बाबू पेंशन योजना में इन्हें शामिल किया गया है और उनकी एज के अनुसार 700 से 800 रुपए पेंशन दी जाएगी ओडिशा सरकार के द्वारा। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, ओडिशा बना है। हरित आवरण वृद्धि के लिए सबुजा ओडिशा योजना प्रारंभ की थी ओडिशा सरकार के द्वारा। जनजाति छात्रों हॉस्टल के लिए IAS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य ओडिशा है। वंदे उत्कल जननी को राजकीय गान यल सॉन्ग के लेखक कौन है, लक्ष्मीकांत महापात्रा है और वंदे उत्कल जननी को ओडिशा ने अपना राजकीय सॉन्ग घोषित किया है। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है, ये भी ओडिशा है। भूमिहीन किसानों को बलराम ऋण योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाता है ताकि वो भूमि लीज पर ले सके और क्या कर सके, खेती कर सके। भारत पेट्रोलियम ओडिशा के बोलनगिर जिले में LPG बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगा। स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम ये ओडिशा सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया और गरिमा योजना जो मेला ढोने वाले लोग हैं उनके सम्मान के लिए ये योजना प्रारंभ की गई ओडिशा सरकार के द्वारा। तो ये सभी ओडिशा तक के पॉइंट थे। ये कुछ मैंने ऐसे पॉइंट रख लिए जो रिवीजन के लिए हैं। द रिटर्न ऑफ द लास्ट सिविलाइजेशन द फॉरगॉटन एग्रीमेंट बुक के लेखक कौन है, प्रियांक तालेसर हैं। किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने, सादिर जापरोव बने हैं। ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है, लुइस हैमिल्टन है और ये किस देश के यूके के हैं, मतलब यूनाइटेड किंगडम। और किस कंपनी के ड्राइवर है, तो मर्सिडीज के ड्राइवर है। दक्षिण चीन सागर में जापान के ने पनडुब्बी रोधी ड्रिल प्रारंभ की है, ये याद रखिएगा। एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त तो कौन बनी है, तो दिल्ली की 18 वर्षीय जो बालिका है चैतन्या वेंकटेश्वर ये बनी है। नेक्स्ट देखते हैं
हाल ही में विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे या इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा 14 अक्टूबर को। कब मनाया गया ये डे? 14 अक्टूबर को मनाया गया है। मतलब समान मानक होना चाहिए किसी भी चीज के, तो ये इसके प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग द प्लानेट विथ स्टैंडर्ड। प्रोटेक्टिंग द प्लानेट विथ स्टैंडर्ड। अब हम देख लेते हैं अक्टूबर मंथ के अभी तक के इम्पॉर्टेंट डे जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला है अंतरराष्ट्रीय, 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया। थीम क्या थी? पेंडेमिक डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफी डे, 1 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे नहीं होगा, ये नेशनल पोस्ट कार्ड डे होगा, तो इसे आप चेंज कर लीजिएगा। ओके, नेशनल पोस्ट कार्ड डे, ठीक है। और 9 से 15 जो अक्टूबर है इसमें मनाया जाएगा पोस्ट कार्ड सप्ताह, राष्ट्रीय पोस्ट कार्ड सप्ताह, तो ये भी याद रखें। थीम क्या रही? ट्रेडिशनल टॉयज ऑफ इंडिया। 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये यूएनओ मनाता है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 2 से 8 अक्टूबर को मनाया गया भारतीय वन्यजीव सप्ताह, ठीक है। वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम क्या रखी गई थी? एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया है। 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस। थीम क्या थी? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया। 88 एनिवर्सरी मनाई गई। कब हुई थी स्थापना? 1932 में, ठीक है। और कौन है वायुसेना प्रमुख? RK भदौरिया हैं। 8 अक्टूबर को ही विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। कब मनाते हैं? अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। थीम क्या रही? होप इनसाइड। होप इनसाइड। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। थीम क्या रही? मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस। 10 अक्टूबर को ही मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। थीम क्या रही? वर्ड कनेक्ट अवर वर्ल्ड। 11 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस। मैंने कल आप लोगों से पूछा था, किसी ने आंसर नहीं किया है इसका। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। थीम क्या रही? माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। 12 अक्टूबर को विश्व आर्थराइटिस डे। थीम क्या रही? टाइम टू वर्क। 14 अक्टूबर को क्या मनाया गया? विश्व मानक दिवस। थीम क्या रही? प्रोटेक्टिंग द प्लानेट विथ स्टैंडर्ड। सभी इंपॉर्टेंट डे हैं, याद रखिएगा। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण देने का फैसला किया गया? तो राइट आंसर होगा पंजाब सरकार के द्वारा। जो पंजाब सरकार के जो विभाग हैं उसमें ग्रुप A, B, C और D, और जो पंजाब PSC है उसमें महिलाओं को जितनी भी नौकरियां मिलेंगी उसमें 33% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ये आरक्षण सिर्फ पंजाब राज्य की महिलाओं को प्राप्त होगा, अदर राज्य की जो महिलाएं हैं उन्हें प्राप्त नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नौकरियों में आरक्षण अभी तक किसी भी राज्य ने नहीं दिया था महिलाओं को 33%। ओके, चुनाव में मिला है, पंचायत चुनाव में मध्य प्रदेश में है, अलग अलग राज्यों में है। लेकिन जैसे लोकसभा में डिमांड होती है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए, तो वो भी अभी नहीं हुआ। लेकिन नौकरियों में पहली बार 33% आरक्षण दिया गया है। तो हम बात कर लेते हैं पंजाब की। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य संचालित सभी मदरसों को बंद करने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर होगा असम सरकार ने। असम सरकार ने, देखिए आप लोगों को पता होगा जो शिक्षा होती है वो किसका विषय होती है? 3 तरीके की सूची दी गई है हमारे संविधान में। केंद्र सूची, वो केंद्र सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा। राज्य सूची, जिस सूची में जो विषय दिए गए उस पर सिर्फ राज्य कानून बनाएगा। और एक है आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर टकराव होता है तो किसका कानून लागू होगा? केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। और जो शिक्षा है वो राज्य सूची का विषय है। तो कौन सा राज्य किस शिक्षा को प्रमोट कर रहा है, किसके लिए फंड दे रहा है, किसके लिए नहीं दे रहा है, ये सब कुछ राज्य पे डिपेंड करता है। हमारे देश में सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर मदरसों को सरकारी मदद प्राप्त होती है। कौन कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। और इसमें जो असम है, असम के जो शिक्षा मंत्री हैं कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। तो इन्होंने अभी घोषणा की है कि जो राज्य के सभी मदरसे हैं उन्हें सरकारी मदद देना बंद किया जाएगा। और जो 100 संस्कृत
स्कूल चल रहे हैं उन्हें भी मदद देना बंद किया जाएगा और इन सभी को, संस्कृत स्कूलों को और मदरसों को, जो बच्चे हैं उन्हें सामान्य जो शिक्षा दी जाती है उन स्कूलों में एडमिट किया जाएगा और जहाँ के जो टीचर हैं उन्हें भी सरकारी स्कूलों में ही पदस्थ किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। असम को देख लेते हैं। ये देखिए आपको लाइट ब्लू कलर में दिख रहा है असम। ओके, कैपिटल क्या है इसकी? दिसपुर है। और चीफ जस्टिस कौन है? अजय लांबा है। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल है यहाँ के असम के जगदीप मुखी। प्राचीन नाम क्या है असम का? कामरूप है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये मिलेगा आपको असम में। और डिगबोई तेल क्षेत्र भारत का सबसे पुराना उत्खनन क्षेत्र है जहां से तेल निकाला गया था, तो ये डिगबोई असम में है। असम की पहली महिला ट्रांसजेंडर न्यायाधीश सविता विधान बरुआ बनी है। असम के स्पोर्ट एम्बेसडर हिमा दास है, डींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। असम की पर्यटन एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा हैं। और कामाख्या देवी मंदिर, यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची मेला लगता है। असम में देश का सबसे लंबा नदी रोपवे कौन सी नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कितनी है लंबाई? 1.8 किलोमीटर। अरुणोदय योजना असम सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, जो गरीब घर की बालिकाएं उनके विवाह में 1 तोला सोना देने के लिए। ओके, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये अब सेंचुरी में कन्वर्ट किया जाएगा और देहिंग पटकई जो अभ्यारण्य, जो सेंचुरी था, इसे नेशनल पार्क बनाया जाएगा। नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, डिग्रू सिखोवा नेशनल पार्क, ये सभी मिलेंगे आपको असम राज्य में। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना असम सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा का निधन हो गया है। और धन्वंतरी योजना, भ्रमण सारथी योजना, प्रज्ञान भारती योजना, ये सभी असम सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। देश का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल, ये असम में बना है। किस नदी पर है? लोहित नदी पर। कितने किलोमीटर लंबा है? 9.15 किलोमीटर है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2020 की विश्व आर्थिक परिदृश्य वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की जीडीपी का अनुमान कितना व्यक्त किया है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये बता देती हूँ, ये यूपीएससी 2013 का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। स्ट्रेट क्वेश्चन आ गया था ऐसा, तो ये आप याद रखेंगे। कौन जारी करता है? पहला पॉइंट अपना कि आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। कब कब जारी करता है? तो ये 2 बार जारी करता है, एक बार अक्टूबर में आता है और दूसरा अप्रैल में आती है। ठीक है, 2 रिपोर्ट आती हैं विश्व आर्थिक परिदृश्य की। और इसमें जो भारत की जीडीपी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है 2020 में, तो वो अनुमानित की गई है -10.3%। कितना अनुमानित किया है? -10.3% अनुमानित किया है। देखिए, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये जो जीडीपी का अनुमान लगाता है, ये कब से कब तक लगाता है? वित्तीय वर्ष ये शुरू करते हैं जनवरी से दिसंबर, लेकिन सभी देशों में अलग अलग होता है। जैसे हमारे देश में अप्रैल से मार्च होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो इन्होंने जो अनुमान व्यक्त किया है वो कितना है? -10.3%। इस रिपोर्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए गए हैं, जो मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। जैसे अभी आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की थी, उसमें कितना बताया था हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये आप याद रखेंगे। 9.5% बताया गया था आरबीआई के द्वारा, -9.5% अप्रैल से मार्च तक के लिए। ठीक है, 2020 में ये अनुमान किया गया था आरबीआई के द्वारा। ये 2 बार जारी करता है, बता चुकी हूँ, अप्रैल और अक्टूबर में ये रिपोर्ट आती है। और 2019 में जो विश्व जीडीपी बताई थी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड जीडीपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड जीडीपी में वृद्धि दर कितनी हुई है 2019 में? इस रिपोर्ट में बताया गया है 2.8% की वृद्धि हुई है 2019 में। 2020 में वर्ल्ड जीडीपी में कितना अनुमानित किया गया है? तो देखिए, इसमें क्या आएगी? 4.4% की कमी आएगी। कोविड-19 की वजह से विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं क्या हुई हैं? प्रभावित हुई हैं। तो विश्व अर्थव्यवस्था जो रहेगी, जीडीपी रहेगी, उसमें 4.4% की कमी आएगी। लेकिन 2021 में विश्व की जो जीडीपी रहेगी उसमें वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत? 5.2% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो चाइना है, इसकी जो जीडीपी है 2020 में इम्प्रूव करी है। ठीक है, तो कितनी इम्प्रूव हुई है चाइना की जो जीडीपी है? आईएमएफ के अनुसार 1.9% की वृद्धि होगी चाइना की जीडीपी में 2020 में। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है, ये उसी का आंकड़ा है पूरा। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। जैसे ये चाइना का दिया, अलग अलग सेक्टर है। ठीक है, अलग अलग तरीके से इसे बांटा गया है।
आईएमएफ ने अक्टूबर 2020 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2000 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो प्रति व्यक्ति जो जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है ये डॉलर में लगाया जाता है, ठीक है। तो कितनी होगी भारत की, तो ये बताई गई है 1877 डॉलर रहेगी भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2020 में। ओके, इसमें जो हम लोग हैं, जो हमारा दक्षिण एशियाई क्षेत्र है, ठीक है, जो भारत और उसके पड़ोसी देश हैं, उसमें भारत की जो जीडीपी है सिर्फ 2 देशों से ही ज़्यादा है। कौन कौन? नेपाल और पाकिस्तान से ही ज़्यादा है। बाकी बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार ये सभी हमसे आगे हैं। ओके, तो ये भी आप याद रखें किन 2 देशों से कम है, नेपाल और पाकिस्तान से ही हम ज़्यादा है, बाकी सभी से हमारी जीडीपी कम है 1877 डॉलर, ठीक है। देखिए जो आपकी बांग्लादेश है उसकी जीडीपी कितनी बताई गई है, 4% से बढ़कर, मतलब उसकी जीडीपी में 4% की वृद्धि हुई है। और ये कितनी है बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है, वो है आपकी 1888 डॉलर बताई गई है। किसके द्वारा? तो ये आईएमएफ ने बताया है। ये जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है इसके निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो इसके निकालने का फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओके, तो सी में होगा कंज्यूमर एक्सेस, इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या निकाली जाती है, ये निकाली जाती है आपकी प्रति व्यक्ति जीडीपी। जब जीडीपी आ जाता है आपका इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद, तो जीडीपी को किससे डिवाइड कर दिया जाता है, जो देश की कुल जनसंख्या होती है उससे। जैसे मान लीजिए जीडीपी आपकी 200 है और कुल जनसंख्या आपकी 10 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है, प्रति व्यक्ति जीडीपी। तो इस तरीके से इसे निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान को शहरों में समावेशी ये पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, समावेशी विकास, स्वच्छता, जल आपूर्ति संबंधी बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर का लोन मंजूर किया है, ठीक है, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में। तो ये किया गया है 300 मिलियन डॉलर का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राजस्थान में एडीबी के द्वारा शहरी क्षेत्र के विकास के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है। और ये रुपए में कितना होगा, तो रुपए में होगा 2220 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। किसने दिया है लोन? एडीबी के द्वारा दिया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है। तो इसके अभी प्रमुख कौन है एशियन डेवलपमेंट बैंक के? मास्तुगे असाकावा इसके प्रमुख है। उपाध्यक्ष कौन है? भारत के हैं अशोक लवासा। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा फिलीपींस में। स्थापना कब हुई? 1967 में। तो ये भी आप याद रखेंगे। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन देख लेते हैं हम। भारत के 8 समुद्री तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है, ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है, ठीक है। विश्व में 50 देश हैं जिनके पास ब्लू फ्लैग का दर्जा है। 3rd बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड भी दिया जाता है किसको? ब्लू फ्लैग के क्षेत्र में, जहां समुद्री क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। जिस देश के समुद्री क्षेत्र जितने स्वच्छ होते हैं उसे कौन सा अवार्ड दिया जाता है? 3rd बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड दिया जाता है। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा ये ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दिया जाता है। मतलब कौन से देश का समुद्र तट कितना ज्यादा सुरक्षित है, ठीक है। अब ये भारत की सीमा ये है, कौन सा क्षेत्र है? ये समुद्री क्षेत्र है। तो यहाँ पर भारत के 8 जो क्षेत्र हैं, 8 समुद्री तट हैं, उन्हें ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप गुजरात, ठीक है, गुजरात का है। राधानगर यहाँ अंडमान नगर निकोबार का है। घोघला द्वीप ये दमन और दीव है यहाँ का है। कासारकोड ये कर्नाटक का है। पुदुविद्री कर्नाटक, कप्पक्कड़ केरल और रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश और गोल्डन ओडिशा ये सभी तट हैं। याद रखिएगा ये 8 तट है जिन्हें क्या मिला है? समुद्र 8 तटों को ब्लू फ्लैग दिया गया है। ब्लू फ्लैग क्यों दिया जाता है? तो समुद्री क्षेत्र में जो स्वच्छता है, एनवायरनमेंट है, प्रदूषण नहीं है, उसके लिए ये दिया जाता है। और ब्लू फ्लैग प्राप्त करने वाले तटों को क्या होता है? पर्यटन में वृद्धि होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं।
बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने बैडमिंटन खिलाड़ी चेतन आनंद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जगन्ना विद्या कनुका योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में छात्रों को संपूर्ण किट वितरण किया जाएगा। क्या क्या होगा इसमें? छात्रों को ड्रेस दी जाएंगी, उनके सॉक्स दिए जाएंगे, शूज दिए जाएंगे और उनका जो भी कोई स्टडी मटेरियल है वो प्रदान किया जाएगा। कहां पर? सरकारी स्कूलों के छात्रों को। देश का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा बन गया? गोवा बन गया है। गर्ल्स टेक ओवर अभियान के तहत फिनलैंड में एक दिन की प्रधानमंत्री एवा मूर्तो को बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है। 12 अक्टूबर 2020 को विजय राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। नागालैंड के पर्यावरण मंत्री CM चेंग का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। बिहार के मंत्री विनोद कुमार सिंह का कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। सरकारी स्कूलों को पूर्णतः डिजिटल क्लासरूम में बदलने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। फुटबॉल के पूर्व कप्तान और खिलाड़ी कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया है। देह वेचना करनी अर्थात नेक काम के लिए जीवन समर्पित करना डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये मिंटी अग्रवाल है। ठीक है, कौन है? मिंटी अग्रवाल हरियाणा से हैं और ये वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है। शिवांगी सिंह लड़ाकू विमान फाइटर राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सम्मानित किया गया। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा रोम, इटली में और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। DRDO ने 9 अक्टूबर 2020 को देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। NGRM मिसाइल भी बोला जा रहा है, मतलब न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। सुखोई 30 फाइटर जेट से उड़ीसा के बालासोर से ध्वनि की गति से दुगना गति से टारगेट को खत्म किया है। किसने? रुद्रम फर्स्ट मिसाइल के द्वारा। खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री रहे रामविलास पासवान जी का 8 अक्टूबर को निधन हो गया। अब यह मंत्रालय किसको दिया गया है? पीयूष गोयल को, जो कौन है? हमारे रेल मंत्री हैं। 2020 का फ्रेंच ओपन वीमेन सिंगल खिताब किसने जीता? इवा स्वेटिक ने जीता, पोलैंड की हैं ये पहली महिला जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है, मात्र 19 वर्ष की एज में। ठीक है, 2005 में मात्र 19 वर्ष की उम्र में राफेल नाडाल भी ये प्राइज जीत चुके हैं। ठीक है, किसको हराया इन्होंने? तो इन्होंने हराया है अमेरिका की सोफिया कैनिन को। वर्ष 2020 के फ्रेंच मेंस सिंगल का खिताब राफेल नाडाल ने जीता, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। और किसको हराया इन्होंने? तो नोवाक जोकोविच को हराया है। किंग ऑफ लाल बजरी, ये जो आयोजन होता है फ्रेंच ओपन का जिस स्थान पर, उसे क्या बोला जाता है? किंग ऑफ लाल बजरी। और उसका किंग किसे बोला जाता है? राफेल नाडाल को, क्योंकि ये अभी तक 13 फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। ठीक है, इनकी जीत की वजह से इन्हें बोला जाता है। राफेल नाडाल का यह 13वां फ्रेंच ओपन खिताब था। कुल 20 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं और इस प्रकार रोजर फेडरर के बराबर ग्रैंड स्लैम विजेता बन गए। मतलब अब इन दोनों में से जो भी कोई अगला ग्रैंड स्लैम विजेता जीतेगा वो सर्वाधिक जीतने वाला खिलाड़ी बन जाएगा। प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थ शॉट प्राइज को देने की घोषणा की है और ये 5 क्षेत्रों में दिया जाएगा। प्रकृति की रक्षा, स्वच्छ हवा, महासागरों को पुनर्जीवित करना, कचरे में कमी लाना, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, 1 मिलियन पाउंड के पुरस्कार दिए जाएंगे 1 वर्ष में। तो ये सभी आप याद रखेंगे। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के द्वारा अध्यक्ष नीलेश साह को चुना गया है। जम्मू कश्मीर बैंक के CMD RK छिब्बर का कार्यकाल RBI के द्वारा 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया। कब हुई थी स्थापना? इसका मुख्यालय आपको मिलेगा श्रीनगर में और स्थापना हुई थी जम्मू कश्मीर बैंक की 1938 में। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री विसर अल खसा बने हैं। ठीक है, क्या है जॉर्डन की कैपिटल? अम्मान है। 1995 के नोबेल रसायन के पुरस्कार से सम्मानित कौन थे? मैक्सिको के वैज्ञानिक मारियो जोस मोलिना का 7 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। इन्हें रसायन का पुरस्कार क्यों मिला था? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है उसके रिसर्च पर मिला था। मुख्यमंत्री स्वरोजगार बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई थी।
क्वेश्चन ऑफ द डे है आज आपका, हाल ही में 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपको आंसर देना है। कल के क्वेश्चन का आंसर दिया था शिवानी पवार ने। वेरी गुड शिवानी। बाकी लोग भी आंसर कीजिए। अगर आपको आता है और नहीं आता है तो पढ़कर कीजिए। कम से कम ये तो लगे मुझे कि आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को समझ में भी आता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।